अगर आपने भी कभी टाटा कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो यकीन मानिए आपने भी देश की तरक्की में पूरा सहयोग किया है। अपने प्रॉफिट का 66% टाटा ट्रस्ट दान कर देता है, फिर वो चाहे देश का पहला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना हो या देश का पहला स्टील प्लांट लगाना हो, टाटाज का नाम सबसे आगे आता है। और आज के समय में टाटा विश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। शायद इसी वजह से आज हम सब इंडियंस गर्व से कहते हैं कि हमने भी देश का नमक खाया है, टाटा नमक खाया है। लेकिन टाटाज के इतने बड़े साम्राज्य की शुरुआत ना ही चाय से हुई और ना ही नमक से, बल्कि ये शुरुआत होती है कॉटन से और एक अच्छी सोच से। साल 1822, नवसारी गुजरात। पारसी पादरी के घर एक लड़के का जन्म होता है और ये थे नुसीरवानजी टाटा। इतनी रिलीजियस अपब्रिंगिंग के बावजूद नुसीरवानजी को बिजनेस में काफी दिलचस्पी थी और उन्होंने इसी को अपने करियर के रूप में चुना और उनके इसी डिसीजन ने नींव रखी इंडिया की सबसे प्रभावशाली बिजनेस डायनेस्टी की, जो आगे जाकर ना ही सिर्फ टाटाज का नाम रोशन करने वाली थी बल्कि देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान देने वाली थी। इसी के साथ एक अच्छे बिजनेस का सपना लेकर नुसीरवानजी बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं और कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में अपने कदम रखते हैं। अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ एक तरफ नुसीरवानजी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने भी उनका साथ दिया और इसी बीच अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। बेसिकली सिविल वॉर एक ऐसा युद्ध होता है जो एक ही देश में दो अलग अलग ग्रुप्स द्वारा लड़ा जाता है और ये वॉर थी अमेरिकन यूनियन के लॉयल नदरन स्टेट्स और 7 सदर्न स्टेट्स के बीच, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग होकर कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाना चाहते थे, जहां साउथ अमेरिकन कॉटन की खेती करते थे और स्लेवरी सिस्टम का सपोर्ट करते थे। वहीं नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था और नॉर्थ अमेरिकन स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, जिस कारण शुरू हुई सिविल वॉर की वजह से ब्रिटेन को एक्सपोर्ट की जाने वाली कॉटन की सप्लाई भी बंद हो जाती है, या यूं कहूं कि बंद कर दी जाती है, क्योंकि साउथ अमेरिकन चाहते थे कि इस सिविल वॉर में ब्रिटेन उनको सपोर्ट करे। अब इस किंग कॉटन डिप्लोमेसी के चलते साउथ अमेरिका में करीबन 2.5 मिलियन कॉटन की गांठों को जलाया जाता है, क्योंकि कॉटन की सप्लाई ब्रिटेन की डोमिनेटिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटेन तो ऑलरेडी ही अपने देश में स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर चुका था और स्लेवरी सिस्टम के अगेंस्ट था, तो अब ऐसे में वो कॉटन की सप्लाई के लिए इंडिया, इजिप्ट और ब्राजील की तरफ देखने लगता है और इसी सब के चलते कॉटन के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई करके इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाने वालों में से एक थे नुसीरवानजी टाटा। इतना ही नहीं, उस समय में उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को हांगकांग भेजा और उनके इस डिसीजन ने जमशेद जी की बिजनेस से रिलेटेड समझ को बढ़ाने का काम किया। फिर साल 1869 में जमशेद जी ने एक बंद पड़ी ऑयल मिल को खरीदकर उसे एक कॉटन ग्राइंडिंग मिल में बदल दिया और इसे नाम दिया जाता है अलेक्जेंड्रा मिल। फिर 2 साल के अंदर ही वो इस मिल को प्रॉफिट पर बेच देते हैं। फिर साल 1874 में नागपुर के विक्टोरिया मिल्स में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के खुलने के साथ ही वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखते हैं। लेकिन जहां एक तरफ सभी मैन्युफैक्चरर्स की पहली पसंद बॉम्बे था, वहीं आखिर जमशेद जी ने नागपुर को ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे बहुत से रीजंस थे, जैसे कॉटन का आसानी से उपलब्ध होना, जमीन का सस्ता होना, कोल और पानी का इजीली अवेलेबल होना, रेलवेज का इजीली एक्सेसिबल होना और नागपुर में एक लार्ज हैंडलूम इंडस्ट्री का होना। लेटर ऑन 1877 में क्वीन विक्टोरिया के एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनने के साथ ही इस मिल का नाम बदलकर एम्प्रेस मिल कर दिया गया और ये वो पहली मिल थी जिसमें ह्यूमिडिफायर्स और फायर स्प्रिंकलर्स थे। अब जैसे हर एक बिजनेसमैन के लिए अपनी वर्क फोर्स को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है, वैसे ही जमशेद जी ने भी इस समस्या का सामना किया। लेकिन मिल में काम कर रहे वर्कर्स को डांटने और उन पर पेनल्टी लगाने की बजाय उन्होंने वर्कर्स के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रोविडेंट फंड की शुरुआत की। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस भी शुरू किया गया और इन स्कीम्स ने कंपनी और वर्कर्स के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने का काम किया, जिस वजह से वर्कर्स
वर्कर्स की अटेंडेंस तो बढ़ी ही, साथ ही उनके काम के प्रति लगन को भी बढ़ावा मिला। लेकिन ये सिर्फ जमशेद जी की मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी जिसने टाटा ग्रुप को इतना बड़ा बनाया, बल्कि उनकी रिसर्च और इनोवेशन को लेकर दिलचस्पी ने भी इसमें एक बड़ा रोल निभाया। साल 1883 में उन्होंने अपनी मिल में रिंग फ्रेम टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया, जिसे उन्होंने यूएसए में ऑब्जर्व किया था, और उस टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर्स द्वारा उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होने से पहले ही जमशेद जी ने उसे अपनी मिल में इंस्टॉल करवा लिया, और उनके इस डिसीजन ने मिल की प्रोडक्टिविटी के साथ साथ प्रॉफिट को भी कई गुना बढ़ा दिया। फिर साल 1903 में ताज होटल खोला गया, और ये हमारे देश का वो पहला होटल था जिसमें बिजली आती थी। और इस होटल के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। एक बार जमशेद जी को मुंबई के वॉटसन होटल में एंटर करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वो यूरोपियन नहीं थे और उस होटल में इंडियंस का आना सख्त मना था। और इस बात का जमशेद जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने एक ग्रैंड होटल बनाने का डिसीजन ले लिया, और एक ऐसा होटल जिसके दरवाजे इंडियंस और यूरोपियंस दोनों के लिए खुले थे। इसके अलावा जमशेद जी के 3 और सपने थे, जिसमें से पहला था एक आयरन और स्टील कंपनी खोलना, दूसरा था एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना, और तीसरा था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट खोलना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जिंदा रहते ये सपने पूरे नहीं हो पाए। फिर उनके मरने के बाद कंपनी की चेयरमैनशिप को संभालते हैं उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा। इसी के साथ साल 1907 में साकची में कालीमती रेलवे स्टेशन के पास टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, और ये हमारे देश का पहला आयरन और स्टील प्लांट था। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टाटा स्टील के वर्कर्स ने दिन रात एक करके करीबन 3 लाख टन स्टील ब्रिटेन को सप्लाई किया। साथ ही टाटा के स्टील की क्वालिटी भी काफी बेहतरीन थी, जिस वजह से उस समय में टाटा स्टील भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। और इसी वजह से साल 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेद जी टाटा के सम्मान में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर और कालीमती रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया। इसी के साथ साल 1915 में खोपोली महाराष्ट्र में वेस्टर्न इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोला जाता है, जिसे आज हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फिर साल 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के दरवाजे स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए जाते हैं, और इसी के साथ जमशेद जी के सारे सपने पूरे किए उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। अब दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं JRD टाटा, और इनकी चेयरमैनशिप में टाटा कंपनी के एसेट्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। जहां पहले टाटा ग्रुप के अंदर 14 कंपनीज ही आती थी, वहीं आगे आने वाले 50 सालों में इनका नंबर बढ़कर 95 हो गया, क्योंकि बहुत से नए सेक्टर्स में भी कंपनी ने अपने कदम रखे, जैसे केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, टी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब क्योंकि JRD टाटा को बहुत पैशन था फ्लाइंग का, तो साल 1932 में वो इंडिया की पहली एयरलाइन सर्विस टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत करते हैं, और ये उस समय की सबसे प्रेस्टिजियस एयरलाइंस थी, जिसका नाम बाद में बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। फिर 1948 में ये लॉन्च करते हैं एयर इंडिया इंटरनेशनल, भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइंस। लेकिन साल 1953 में भारत सरकार द्वारा एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया जाता है, जिसके चलते एयरलाइंस को नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया गया, यानी कि अब सरकार एयरलाइन सर्विसेज को हैंडल करने वाली थी। कहीं ना कहीं JRD टाटा को ऐसा होना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्हें इसका चेयरमैन बनाया गया, और वो 1977 तक चेयरमैन रहे। लेकिन अब ये एयरलाइन उनकी नहीं थी, और ना ही वो सोल डिसीजन मेकर थे। वहीं साल 1941 में इन्होंने टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च की स्थापना की। वहीं साल 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, और साल 1987 में टाटा मोटर्स और टाइटन इंडस्ट्रीज के संस्थापक भी यही थे, और ये वो पहले टाटा हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं JRD के बाद टाटा ग्रुप की कमान रतन नवल टाटा को सौंपी जाती है, और अपने टेन्योर में इन्होंने टेटली टी, कॉरस और जैगुआर लैंड रोवर जैसी
बड़ी कंपनीज को टाटा ग्रुप में शामिल किया। रतन टाटा अपने उसूलों और दयालुता के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो मिडिल क्लास की अपलिफ्टमेंट के लिए टाटा नैनो को लॉन्च करना हो या कोविड में पीड़ितों के लिए डोनेशंस करना, टाटा ग्रुप ने हमेशा ही देश की तरक्की में अपना सहयोग दिया है और इसी के चलते रतन टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया। वो भारत को एक खुशहाल देश बनाने में यकीन रखते थे। वहीं दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट में टाटास का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अगर आपने भी कभी टाटा कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो यकीन मानिए कि आपने भी देश की तरक्की में सहयोग किया है। तो ये थी टाटास की स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।